वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 30 और 31 अक्टूबर के करंट अफेयर और साथ में जैसा कि आपको पता है कि रिवीजन की क्लास होती है हमारी, यानी कि लास्ट में हम जो कुछ पढ़ते हैं कल के दिन वो फटाफट हम रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डेज के बारे में चर्चा करेंगे। आज बहुत सारे डेज के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ लोगों की जयंती है, कुछ लोगों की पुण्यतिथि है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में आपका जो कंटेंट है वो उपस्थित है, तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सबके लिए हमारी जो क्लास है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विश्व बचत दिवस या वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे के बारे में बात करेंगे। ओके, जिसको पूरी दुनिया में 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, लेकिन भारत में ये हर साल 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैसा कि बचत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बचत के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है विश्व बचत दिवस के रूप में। और सबसे पहले 1925 में इसको मनाया गया था। एक जो अंतरराष्ट्रीय बचत बैंक कांग्रेस यानी एक सम्मेलन हुआ था उसके दौरान। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक रहे हैं और इनकी जयंती थी 30 अक्टूबर को। और ये किस नंबर की जयंती थी? तो 114वीं नंबर की जयंती थी, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इनके बर्थ के बारे में बात करें तो इनका बर्थ हुआ था 1909 में। ओके, अच्छा, इनको परमाणु भौतिक विज्ञानी के रूप में जानते हैं हम, और इन्होंने जो भी काम किया उसके ऊपर आज चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा था कि मैं 3 महीने के भीतर परमाणु बम बना सकता हूं, और जैसे ही इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट हुई थी उसके 3 महीने के बाद ही उसके तुरंत बाद ही, 3 महीने भी नहीं, उसके तुरंत बाद ही इनकी हत्या कर दी गई थी। कहा यह जाता है कि ये रहस्यमय दुर्घटना थी या रहस्यमय तरीके से इनकी हत्या करी गई थी। है ना, मतलब उसका कारण ही नहीं पता चल पाया कि किस वजह से विमान दुर्घटना हुई है। तो इनका जन्म होता है 30 अक्टूबर को 1909 में और इनकी मृत्यु हो जाती है 24 जनवरी 1996 में। इनको कहा जाता है कि ये भारत के परमाणु भौतिक विज्ञानी के रूप में हम इन्हें जानते हैं। और 1935 में इनके द्वारा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो होता है उसके प्रकीर्णन के बारे में बताया गया, है ना। तो इसीलिए ये जो थ्योरी इनके द्वारा बनाई गई, इसका नाम भी पड़ गया भामा प्रकीर्णन। ओके, क्लियर। सिर्फ जब इन्होंने दावा कर लिया कि ये परमाणु बम बना सकते हैं, तो उसके सिर्फ और सिर्फ 18 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी ये रहस्यमयी घटना है। अच्छा, डॉक्टर भामा, जो जहांगीर भामा जी थे, उनके द्वारा क्या क्या काम किया गया उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हमने स्कैटरिंग के बारे में बात किया। स्कैटरिंग का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो प्रकीर्णन होता है उसके बारे में इनके द्वारा बताया गया था। इन्होंने हिटलर सिद्धांत लेकर आए ये, ठीक है। और साथ में ही ये सापेक्ष समय फैलाव, जो ये सारे फिजिक्स से रिलेटेड सिद्धांत है, थ्योरी है, जिसको इनके द्वारा लेकर आया गया। इसके अलावा जो आप मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है उसकी स्थापना भी इनके द्वारा करी गई, और इनके द्वारा ही कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट की स्थापना करी गई। और 1944 में इनके द्वारा जो परमाणु हथियार हैं उन पर अनुसंधान करने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भी करी गई। तो इनका काम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है भारत के विज्ञान के क्षेत्र में, दुनिया के विज्ञान के। देखो, इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1954 में, और एडम्स पुरस्कार 1942 में इनको सम्मानित किया गया था एडम्स पुरस्कार से। इसके अलावा कई सारे ऐसे वैज्ञानिक संगठन सम्मेलन का इनके इनके द्वारा अध्यक्षता करी गई थी। इसके अलावा बहुत सारे फेलोशिप इनको प्राप्त है। तो इन सभी तरीके से हम याद कर सकते हैं होमी जहांगीर भाभा को, जिनकी 114वीं जयंती भारत मना रहा है, पूरी दुनिया मना रहा है। इनका बर्थ हुआ था 30 अक्टूबर के दिन। आइए नेक्स्ट बात करेंगे विश्व शहर दिवस के बारे में। वर्ल्ड सिटीज डे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि किस तरीके से जो शहर है उनकी व्यवस्था को बनाए रखा जाए, और एक एक शहर की जो रूपरेखा है उसको इस तरीके से तैयार किया जाए कि जो नागरिकों के विकास में योगदान दे सके। वहाँ का जो साफ सफाई का जो क्राइटेरिया है उसको तय किया जाना जरूरी है। वहाँ का जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जाना जरूरी है। तो इन सभी बातों को लेकर 2023 में विश्व शहर दिवस मनाया जा रहा है, सभी के लिए सतत शहरी भविष्य का वित्त पोषण, इस थीम के साथ में। कब मना रहे हैं? 31 अक्टूबर को। ओके, अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रख लेंगे। क्लियर।
आइए नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व शहर दिवस के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 27 दिसंबर को इस बात की अनाउंसमेंट करी गई थी 2013 में कि हर साल 31 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाएगा, और पहली बार इसे 2014 में मनाया गया था। भारत के बारे में बात करें तो भारत सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रही है जो शहरी विकास को की ओर हमें प्रेरित करती है देखने की तरफ। ओके, जिसमें क्या क्या है तो स्मार्ट सिटीज के बारे में हमने पढ़ा है, शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, अमृत मिशन, इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हम जानते हैं, हृदय योजना के बारे में जानते हैं। जो हृदय योजना का मतलब है कि धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना है, और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, है ना। इसके अलावा जो मलिन बस्तियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए, वहां के गरीबों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना, इन सभी बातों का जो संबंध है वो शहर से है। इस बात को याद रख लेंगे, जो भारत सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में, जो 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उसके द्वारा नेशनल यूनिटी डे हर साल 31 अक्टूबर को मनाए जाने के बारे में बात किया जाता है। उसके पीछे का कारण ये था कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनका जो जन्म है वो 31 अक्टूबर को हुआ था। इनको महात्मा गांधी के द्वारा लौह पुरुष कहा गया, और साथ में भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में भी हम जानते हैं। इन्होंने भारत की जो एकता है उसको बनाए रखने के लिए, जो उस समय की रियासतें थी उसको भारत में मिलाने के लिए जो अथक प्रयास किया था, उसको याद करते हुए इनकी एक बहुत बड़ी सी प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगी जो बनवाई गई है। कहाँ पर? नर्मदा घाटी में। गुजरात का जो बड़ोदरा है वहां पर नर्मदा घाटी है। नर्मदा घाटी में आपको इनकी मूर्ति देखने को मिल जाएगी जो 182 फीट ऊंची है, और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में हम इसे समझ सकते हैं, जो राम सुतारा के द्वारा बनाई गई है। ओके, क्लियर। तो 2014 में पहली बार 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी। देखो, साथ में ही 1991 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है मरणोपरांत। साथ में ही इनको लौह पुरुष की उपाधि दी जाती है महात्मा गांधी जी के द्वारा। और जो गुजरात का बारदोली है वहां पर किसान आंदोलन चलाया गया था, और किसान आंदोलन की जब सफलता हो गई तो जो महिलाएं थी, महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। इस बात को याद रख लेंगे। क्लियर। ओके, जो इनकी मूर्ति बनाई गई है वो कब बनाई गई है तो 2018 में बनकर वो तैयार हो गई थी। इस बात को ध्यान रख लेंगे। ये 2018 में इसका अनावरण किया गया था। ओके, अनावरण मतलब कि एक तरीके से कहते हैं ना, शिलान्यास कर देना। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि हमने मनाई है 31 अक्टूबर को, और किस नंबर की मनाई है तो 39 नंबर की मनाई है। पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी जी, जिनकी हत्या कर दी जाती है कब? 31 अक्टूबर के दिन ही 1984 में। इनके जो 2 सुरक्षाकर्मी थे जो सिख थे, उनके द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके पीछे का कारण ये था कि जो खालिस्तान की डिमांड करी जा रही थी, तो खालिस्तानी आंदोलन को दबाने के लिए इन्होंने स्वर्ण मंदिर में सेना भेज दी थी, है ना। तो जिससे बहुत सारे ऐसे जो सिख थे वो नाराज हो गए थे, क्योंकि वो धार्मिक स्थल था। और ये जो घटना हुई थी इसके बाद जो खालिस्तानी नेता था भिंडारवाला, उसकी हत्या भी कर दी गई थी। तो हम इस बात को याद रखेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है तो 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, जो हमारे देश की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री थी, पहली, है ना। पहली प्रधानमंत्री के रूप में जो महिला रही हैं उनका नाम क्या है तो श्रीमती इंदिरा गांधी। इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1966 से लेकर 1977 तक रहा है। और साथ में ही इनके द्वारा जो हमारा जो परमाणु विज्ञान है उससे भी ये संबंधित रही है, उस विभाग से भी संबंधित रही है, अंतरिक्ष जो विभाग है उससे भी संबंधित रही है। और इसके अलावा इन्होंने गृह मंत्रालय भी संभाला है, रक्षा मंत्रालय भी संभाला हुआ है। इस बात को याद रख लेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तुर्की जो गणराज्य है उसका 100वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। यानी कि जब ऑटोमन साम्राज्य से तुर्की, जिसको हम टर्की कहते हैं, वो अलग हो गया था, तो एक तरीके से स्वतंत्रता दिवस के रूप में 100वीं वर्षगांठ मनाया गया है तुर्की में 29 अक्टूबर को। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम सबको पता है कि चीन के हंग चाओ में क्या हुआ है, जो एशियाई गेम्स हैं उसका आयोजन किया गया है। तो हमारे जो पैरा एशियाई गेम्स है उसका भी आयोजन वहीं पर किया गया है। तो चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन
चीन में किस स्थान पर किया गया था? तो हांगकाओ में किया गया था, और जिसमें भारत ने रिकॉर्ड 111 पदक जीते हैं और अभी तक के एशियाई गेम्स में पैरा खेलों के द्वारा जीता गया ये सबसे ज्यादा मेडल है। ओके, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और भारत का जो स्थान है वो किस नंबर पर है? तो भारत 5वें नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर ईरान है, तीसरे नंबर पर जापान है और 5वें नंबर पर हमारा भारत आता है। भारत ने कुल मेडल जीते हैं 111, जिसमें 29 गोल्ड है, 31 सिल्वर है और 51 ब्रॉन्ज मेडल हैं। क्लियर? ओके। अच्छा, सबसे पहले जो पैरा ओलंपिक्स गेम्स हैं वो एशियाई गेम्स में मतलब ये जो पैरा एशियाई गेम्स हैं वो कब स्टार्ट किए गए थे? तो ये स्टार्ट किए गए थे 2010 में। कब स्टार्ट किए गए थे? 2010 में। इस बात को याद रख लेंगे और ये इसका चौथा एडिशन है जो हमने अभी बात करी है। ओके, तो चीन ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 214। और इसके अलावा ईरान ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो देखो, ईरान ने कुल 131, जापान ने 150, दक्षिण कोरिया ने 103। ओके, और 5वें नंबर पर हमारा भारत आता है जिसने 111 मेडल जीते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो जितना ज्यादा गोल्ड जीतता है उसकी रैंकिंग उतनी ही ऊंची होती है। ठीक है, यानी कि गोल्ड से ही रैंकिंग डिसाइड होती है कोई कि कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पर है। ओके, और नेक्स्ट बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो स्क्रीन पर आपको महेंद्र सिंह धोनी दिख रहे हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एसबीआई के द्वारा, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। स्टेट बैंक के बारे में बात करूं तो भारत की सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है जो डिपॉजिट, ब्रांचेस, कस्टमर्स की सेवा के लिए जाना जाता है। ओके, और बात करते हैं। हम बात करेंगे यूएसआई एसपीएफ। यूएसआई एसपीएफ ये एक ऐसा गैर सरकारी संगठन है जिसमें भारत और अमेरिका शामिल हैं। तो इसके द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है किसे? तो जो रिलायंस की हेड हैं, अध्यक्ष हैं, उनका नाम है नीता अंबानी। ओके, तो नीता अंबानी को जो हमारा यूएसआईएसएफ है उसके द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी को क्यों दिया गया है? क्योंकि इनका जो काम है वो बहुत सारे सेक्टर्स में है जो भारत में एक तरीके से सामाजिक ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। मतलब ये व्यवसाय के साथ साथ में परोपकार तरीके से काम कर रही है। शिक्षा, कला, खेल के क्षेत्र में काम कर रही है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारा सेक्स रेशियो है उसको बढ़ाने के लिए, यानी कि जो लिंग असमानता है उसको दूर करने के लिए, बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर इनके द्वारा काम किया गया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही इनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? तो यूएसआईएसपीएफ के द्वारा, जो एक गैर सरकारी संगठन है। इसका फुल जो अगर मैं नाम बोलूं तो क्या है? तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ओके, गैर सरकारी संगठन है। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखो, हमारा जो आरबीआई है उसके पूर्व गवर्नर रहे हैं रघुराम राजन। तो रघुराम राजन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में आप देखेंगे तो भारत की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो किस तरीके की है उस पर क्वेश्चन उठाया गया है और उसके बारे में डिटेलिंग करी गई है कि क्या भारत जो इंग्लैंड को पीछे करके 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, क्या भारत अपने अपने देश में लोगों को नौकरी दे पा रहा है, भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, अब कुछ सालों में भारत की स्थिति क्या हो जाएगी, इन सब बातों को लेकर इस बुक में बात करी गई है। और ये बुक लिखी गई है रघुराम राजन, जो आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर रहे हैं उनके द्वारा, और उनके साथी हैं अर्थशास्त्री हैं रोहित लांबा, इनके द्वारा। ओके, अच्छा, रघुराम राजन के द्वारा इसके पहले भी बुक लिखी गई है, उसका नाम देख लेते। तो फॉल्ट लाइन्स, हाउ हिडन फैक्टर्स स्टिल थ्रेटन द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये बुक भी इनके द्वारा पहले लिखी जा चुकी है। चित्रकूट में स्थित जो तुलसी पीठ है उसके संस्थापक और प्रमुख कौन है? तो इसके जो संस्थापक हैं और इसके जो प्रमुख है वो है रामभद्राचार्य महाराज। रामभद्राचार्य महाराज भारत में 4 जगत गुरु हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। जगत गुरु वो लोग होते हैं जो हिंदू धर्म के जो महाकाव्य हैं, जो हिंदू धर्म से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है उसमें भाग लेते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं और उसकी एक रूप रेखा तैयार करते हैं आधुनिक समाज के अनुसार। ठीक है, तो ये जो तुलसी पीठ के संस्थापक कौन है? तो रामभद्राचार्य महाराज है। इनका नाम इसलिए जानना जरूरी है कि इनके द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई हैं जिसका विमोचन किया गया है पीएम मोदी के
द्वारा चित्रकूट में। ओके, अच्छा, इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनका नाम देख लेते हैं। तो पाणिनि अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला, ये 3 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई है। इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे रोचक तथ्य ये है कि सिर्फ 2 महीने के जब ये थे तब से ये अंधे हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने किसी भी ब्रेल लिपि का प्रयोग नहीं किया, किसी भी तरीके से इनको ट्रेन नहीं किया गया, और अभी तक इनके द्वारा 100 से अधिक जो किताबें हैं और 50 पेपर लिखा जा चुका है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनको 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, इस बात को याद रख लेंगे। जगत गुरु के बारे में जैसा कि हमने बताया कि भारत में 4 जगत गुरु होते हैं, जिसमें से एक हैं रामभद्राचार्य महाराज। ओके, ठीक है, जो पारंपरिक तरीके से हमारी जो संस्कृति चली आ रही है, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है काजिंद, 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित किया जा रहा है, ये कजाकिस्तान के ओटारा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत की तरफ से 117 जो सैन्य कर्मी है वो गए हैं। कहाँ पर? कजाकिस्तान। इसमें थल सेना और जो हमारा वायुसेना है यानी कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स भाग ले रही है, और ये इसका 7वां संस्करण है। संयुक्त सैन्य अभ्यास का ये कौन सा संस्करण है? तो 7वां संस्करण है, इस बात को याद रख लेंगे। ओके, तो हमने बात कर लिया 7वां संस्करण है। 120 जो कर्मी है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडियन आर्मी, और इसमें हमारा जो इंडियन आर्मी है और जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। साथ में 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक ये चलने वाला है। ओके, 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक ये चलने वाला है, इस बात को याद रख लेना। जब ये अभ्यास बनाया गया था तो उस समय इसका नाम रखा गया था 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्तिक, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास का, और इसका नाम पड़ गया काजिंद। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं FATF के बारे में। FATF के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, जो क्या काम करती है, जो इसको कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF को। ओके, ये क्या काम करती है? तो स्पेशली ये दुनिया के देशों की लिस्टिंग करती है। लिस्टिंग किस चीज में? कि किस तरीके से इस देश का जो फाइनेंशियल है, जो वित्त है, वो कहाँ जा रहा है। कहीं आतंकवाद के क्षेत्र में या अशांति फैलाने के क्षेत्र में तो नहीं जा रहा है, और इसके लिए इसने लिस्ट बनाई है जिसका नाम रखा गया है ग्रे लिस्ट। ओके, यानी कि जो देश आतंकवाद से संबंधित फंडिंग करते हैं, जो शांति को भंग करने का काम करते हैं, गलत तरीके से पैसे का आदान प्रदान करते हैं, गलत कामों में लगाते हैं, उसको ये जो संस्था है वो क्या करती है? ग्रे लिस्ट में डाल देती है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ देशों को अभी जो FATF है यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसने ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है ना। उन देशों के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर, और एक देश को ऐड भी किया गया है यानी कि इस ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कैमन आइलैंड को इसमें क्या किया गया है? इस लिस्ट से हटा दिया गया है। कुछ देशों को हटाया गया है, उनके नाम देख लेते हैं। तो कैमन आइलैंड्स है, पनामा है, जॉर्डन है, अल्बानिया है। ओके, जिसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है, लेकिन बुल्गारिया को लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, इस बात को याद रख लेना। रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की थोक जमा सीमा को कितना निर्धारित कर दिया है? तो देखो, जो ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उनका जो थोक जमा सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है, और इसको बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है RBI के द्वारा। 15 लाख से इसको सीधे 1 करोड़ कर दिया गया है। और साथ में क्या बोला गया है RBI के द्वारा? ये बोला गया है कि अगर आप ग्राहक को कोई सुविधा देना चाहते हैं और उसकी जो फैसिलिटी है अगर आप नहीं दे पाते हैं, ग्रामीण बैंक नहीं दे पाता है, तो उसको हर दिन ग्राहक को आपको 100 रुपए देना पड़ेगा, है ना। ये RBI के नए गाइडलाइंस हैं, यानी कि जो भी योजनाएं हैं उसको समय पर करिए, और अगर आप नहीं कर पाते हैं, ग्राहकों को सही टाइम पर कोई सुविधा नहीं दे पाते हैं, क्रेडिट नहीं दे पाते हैं, तो आपको हर दिन उस ग्राहक को 100 रुपए देना पड़ेगा। इस बात को समझ लेंगे। ओके, इसके पीछे का मोटिव ये है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वो अगर फाइनेंशियल तरीके से इनहेंस होंगी तो नेचुरल सी बात है कि उनका जो ग्रोथ है वो भी हमें देखने को मिलेगा। गीता प्रेस प्रमुख के किस ट्रस्टी का निधन हो गया है? ये गीता प्रेस प्रमुख के ट्रस्टी हैं, इनकी उम्र 90 साल की थी, और 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनका नाम है बैजनाथ अग्रवाल। क्या नाम है? बैजनाथ अग्रवाल। बैजनाथ अग्रवाल जी के बारे में बात करें तो इन्होंने 1950 में
गीता प्रेस ज्वाइन करा था एक सामान्य कर्मचारी के रूप में, लेकिन धर्म के प्रति इनका जो आस्था था उसको देखते हुए इनको ट्रस्टी बनाया गया था 1983 में। सिर्फ 17 वर्ष में इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था और इनका जन्म हुआ था 1933 में हरियाणा के भिवानी में। ओके, अच्छा, जो गीता प्रेस है उसको कितने साल हो गए हैं? तो गीता प्रेस को 101 साल हो गया है काम करते हुए, और दुनिया के सबसे बड़े प्रेस में आता है गीता। देखो, गीता प्रेस की उपलब्धियों के बारे में मैं अगर बात करूं, चर्चा करूं, तो 14 भाषाओं में ये जो प्रेस है ये प्रकाशित करता है पुस्तकें, और 16.21 करोड़ सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता के प्रति ये प्रकाशित कर चुका है, और 41.7 करोड़ पुस्तकें इसके द्वारा प्रकाशित की जा चुकी हैं। ओके, अच्छा देखो, साथ में ही जो गीता प्रेस है इसको 2021 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। गांधी शांति पुरस्कार के बारे में बात करूं तो इसमें 1 करोड़ राशि दी जाती है, और जो गांधी शांति पुरस्कार है ये 1995 से ही दिया जा रहा है। ओके, 1995 में जब महात्मा गांधी की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी तो उसके दौरान इस पुरस्कार को स्टार्ट किया गया था, जो महात्मा गांधी जी का काम है या उनकी याद में दिया जाता है। क्लियर? अच्छा, जो गीता प्रेस है इसकी शुरुआत कब करी गई थी? तो इसकी शुरुआत करी गई थी 1923 में, और 101वीं मतलब 101 साल हो गए हैं इसको काम करते हुए। और इसके संस्थापक कौन थे? तो श्री जयदयाल गोयंदका इसके संस्थापक थे गीता। देखो, किस अमेरिकी कैनेडियन एक्टर का निधन हो गया है? तो अमेरिकी और कैनेडियन दोनों देशों की नागरिकता इनके पास थी। इनका निधन हो गया है। जो 1990 के दशक में फ्रेंड्स एक कॉमेडी सीरियल आता था अमेरिका का, उसमें हमने इनको जरूर देखा हुआ है। इनका नाम है मैथ्यू पेरी, और इनका सिर्फ 54 साल की उम्र में निधन हो गया है, और ये अपने घर में मृत पाए गए थे हॉट टब में। ओके, क्लियर? आइए रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा उसका फटाफट। तो 29 अक्टूबर को हम विश्व सोराइसिस दिवस मनाते हैं। सोराइसिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो हमारी जो सेल्स हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली सेल्स हैं, उनकी जो संरचना है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती है ना, उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हम क्या होती है कि जो और टिश्यूज हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं उनकी वो खत्म होने लगती हैं। तो ये विश्व सोराइसिस दिवस हम कब मनाते हैं? तो 29 अक्टूबर को मनाते हैं। इस बार की जो थीम थी एक्सेस फॉर ऑल। ओके, 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया था। इसके बाद स्ट्रोक जो गंभीर एक बीमारी है उसके लिए विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। देखो, 29 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र का पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस मनाया गया था। तो 29 अक्टूबर को हर साल ये दिन हम मनाते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कर दिया गया है। 37वां संस्करण है ये। कहाँ पर किया गया है? तो गोवा के पणजी में किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके, मलेशिया के नए राजा का नाम बताना है। वो कौन है जो जिनको अभी चुना गया है? तो सुल्तान इब्राहिम सिकंदर, और 2024 से जनवरी 2024 से ही अपना कार्यकाल संभाल लेंगे। रिलायंस जियो के द्वारा पेश भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा का नाम क्या है? तो जियो स्पेस फाइबर के बारे में हम 2-3 दिन लगातार पढ़े। तो जो रिलायंस जियो के द्वारा एक लाया गया नया ब्रॉडबैंड है जिसका नाम है जियो स्पेस फाइबर। ओके, भारत में टाटा किसके प्लांट का अधिग्रहण करके आईफोन का निर्माण करेगा? तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ताइवान की कंपनी है जो 2008 में भारत में आई थी। इसका नाम है विस्ट्रॉन, और विस्ट्रॉन का अधिग्रहण करके टाटा क्या करेगा? आईफोन का निर्माण करने जा रहा है। ओके, 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू की जाने वाली यात्रा का नाम क्या है? तो इसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। 15 नवंबर को इसलिए स्टार्ट की जा रही है क्योंकि जो आदिवासी नेता रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, बिरसा मुंडा, उनका जन्मदिन 15 नवंबर को आता है, और आदिवासी क्षेत्र से ही इसको स्टार्ट किया जाएगा और पूरे भारत में ये यात्रा करी जाएगी। इसका नाम क्या है? विकसित भारत संकल्प यात्रा। ओके, दिल्ली सरकार के द्वारा किस योजना का अनावरण किया गया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है जिसके बारे में बात की गई है उसका नाम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? जो SC ST OBC और EWS के बच्चे हैं, अगर वो जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें जाना चाहते हैं तो उसके लिए कोचिंग कर सकते हैं, और इस कोचिंग की फीस जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके द्वारा दी जाएगी। ओके, जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये फिल्म फेस्टिवल 2023 इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। किसके द्वारा? अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि इसके अध्यक्ष कौन है।
तो ईशा अंबानी है और साथ में ही इसकी चेयरपर्सन कौन है, तो वो है प्रियंका चोपड़ा। और इस जो ये मामी फिल्म फेस्टिवल है, इसके दौरान पूरी दुनिया की 250 फिल्म को दिखाया जाएगा। ओके, इस बात को याद रख लेंगे। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये चलने वाला है। डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा करी गई थी, तो ये डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 इसकी शुरुआत करी गई है उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के द्वारा, उपभोक्ताओं को की जो सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए। जैसा कि हम सबको पता है कि डिजिटली लोग ज्यादा से ज्यादा लेन देन कर रहे हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो कंपनियां उपभोक्ताओं को परेशान न करें, इस बात को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं के बारीक से बारीक जो अधिकार होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस हैकथॉन को स्टार्ट किया गया है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा। हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और साफरान एयरक्राफ्ट है, ये किस लिए समझौता किए हैं दोनों, तो ये दोनों समझौता किए हैं एयरक्राफ्ट इंजन के पुर्जे बनाने के लिए। ओके, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। आरबीआई द्वारा किसी पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की मंजूरी दे दी गई है, तो आरबीआई के द्वारा ज़ेकपे और मोबीक्विक को एक पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। चीन के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है, तो इनका नाम है ली केकियांग और इनका 68 साल की उम्र में निधन हो गया है। ओके, तो बस इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे और रिवीजन भी आपने अच्छे से कर लिया होगा। फिर कल मिलेंगे नए विचारों के साथ में, नए न्यूज़ के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, खूब मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।